ठीक, Na2B4O7.10H2O। मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनो, यही बात लिखी हो चाहे जिस फॉर्म में लिखी हो, सुन लेना फिर से, फॉर्मूला आपका यही होना चाहिए चाहे वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा हो। कभी कभी क्या होता है ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स बना के दे देते हैं, आपको बस ये काउंट करना है। आ जाओ, सॉरी हमें लगा कोई और है। अगर ये आपको दिख रहा है, राइट, कहीं भी ये फॉर्मूले में दिख रहा है तो आपको दिमाग में फीड कर लेना, ये क्या है, बोरैक्स। क्या है, बोरैक्स। सुन लिया, फॉर्मूला लिखो, यही फॉर्मूला लिखो, बोरैक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए चाहे जिस फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में तब भी बोरैक्स ही होगा, और जो जो हम बताते जाए वो लिखते जाओ, बस इंपॉर्टेंट है। चलो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कह दूं जस्ट सपोज दैट कि इस बोरैक्स को मैं उठाऊं और पानी में घोल दूं, कॉमन सेंस का आंसर है, बहुत टफ नहीं है। अगर मैं इस बोरैक्स को उठा रही हूं मैं और कहां घोल रही हूं, पानी में डाल दे रही हूं, कभी लैब में किया ही नहीं होगा तुम लोगों ने, वरना लैब में होता है, टेस्ट होता है बोरैक्स का, ग्लिस्ट्रॉल का टेस्ट करने के लिए बोरैक्स का यूज किया जाता है। स्टिल छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आप क्या करोगे, इसको पानी में घोलोगे तो आप मुझे बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग के लिए, वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, दोनों होगा ही नहीं, हम दोनों की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको एक बताना है ऑप्शन, बात खत्म करो। एसिडिक होगा कि बेसिक? बहुत दुख है मुझे कहते हुए, बेटा तुम्हारे सामने क्या प्रेजेंट है, सोडियम, और सोडियम सबसे पहले क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बनाएगा बेस, ये सॉरी ये एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, H3BO3। बोरिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है, ये बनाएगा एसिड, नो डाउट, लेकिन आपको पता है ये क्या है, वीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम स्ट्रॉन्ग को प्रेफरेंस देंगे, तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। अब यही बात आपकी एनसीईआरटी की लाइन में सुशोभित होकर लिखी हुई है कि जब हम बोरैक्स को पानी में घोलते हैं तो बेसिक सोल्यूशन मिलता है। अब चाहे इसको ऐसे याद कर लो, चाहे यहां से दिख रहा है वैसे याद कर लो, इट्स योर चॉइस। तो एक काम करो, नीचे ये बनाओ, पहले जल्दी बनाओ, लिख लो, और पानी में घोलने पर, सीधे यही भाषण लिखो, बस पानी में घोलने पर, बस इतना अंग्रेजी आ जाएगी वहां पे। पानी में घोलने पर सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक। क्यों, प्रेफरेंस किसको जाएगा, NaOH को। यही सब तो इनऑर्गेनिक की दिक्कत है, इनऑर्गेनिक यही सब सबसे बड़ा दुख है। और कुछ लोग कह रहे दोनों, तो हम उनको तो पीट देंगे हम दोनों वालों को। हाँ तो बेटा नहीं, जब एक बात बोली गई है कि आपको इसमें देखो स्ट्रॉन्ग कौन है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ दो लोग बैठे, एक एसिडिक नेचर का, एक बेसिक नेचर का, डोमिनेंट कौन है, अगर बेसिक है तो फिर बेसिक जाएगा आंसर। दोनों, या तो तुम ये बोल देते हाँ मैम ये दोनों बनाएगा, तब बात की बात आगे करते, ये तो तुम पूरा स्टेटमेंट बोलते। लिखो फटाक से, यानी अगर इसको आप पानी में घोलोगे तो रिजल्ट क्या क्या मिला, जरा देखो, NaOH और क्या मिला, H3BO3। अब बताओ क्या तुम एग्जाम में ये पहचान नहीं लोगे, यही तो क्वेश्चन आता है ऐसी। ये रिएक्शन हो गई कि आपको क्या दे दिया। अब हो सकता है एग्जाम में आपके साथ थोड़ा सा खेल जाए, वो ऐसे कह दे कि आपको हमने क्या दे दिया, बोरैक्स, ठीक, बोरैक्स को हमने किसमें घोल दिया, वाटर में, सही, क्या देगा, चलो बताओ A क्या मिलेगा और B क्या मिलेगा। अब तुम्हारे साथ खेलने वाली बात हो गई। क्यों खेला, दिमाग इसलिए लगवाया, पहले तो आपको क्या याद होना चाहिए, बोरैक्स का फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, और बोरैक्स का फॉर्मूले के बाद तो तुम्हें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि दिस इज मेटल, मेटल क्या बनाता था, बेस, याद आया, मेटल की ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, और दिस इज नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या बना था, एसिड। उसी से क्लियर है, दोनों आंसर उसी से क्लियर है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए आगे क्या बनेगा आपका, NaOH और H3BO3, ठीक, जल्दी करिए। अगला पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो सीधे ऐसे लिखो कि बोरैक्स लिख लो, फिर लिखो उसको हीट करने पे, हीट किया जाए। अगर बोरैक्स को हीट किया जाए तो मिलेगा आपका सोडियम मेटाबोरेट, जल्दी लिखो, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक। उसको फर्दर हीट किया जाए, यहां पे क्या मिल रहा है आपका, अभी केवल नाम लिखो पहले, सोडियम
मेटा, अभी पूछ रहे हैं ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको फर्दर तुम हीट करोगे, वापस से फिर से हीट करोगे तो आप लिखो मिलता है बोरैक्स बीड, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरैक्स बीड, बोरैक्स बीड, ठीक। और साथ में B2O3, बोरिक ऑक्साइड या एनहाइड्राइड। अब सुनो मेरी बात, ये बात मैंने क्यों लिखाई है, तो आसान है, रिएक्शन देखना एकदम आसानी से। पहले बताओ बोरैक्स का फॉर्मूला क्या है, अपनी अपनी कॉपी में लिखते चलो, हमको मत देखो, अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाओ। क्या है बताओ, Na2B4O7.10 वाटर। अगर आप इसको हीट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्या गायब होगा, पानी। भाई हीट करोगे तो पानी कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। क्या बचा, Na2B4O7, इसी को कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट, और कोई खास बात नहीं है। यानी कि बोरैक्स में से पानी हटा दो तो क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट। क्लियर। इसको फर्दर हम हीट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ये ट्रायंगल जो होता है वो हीट का सिंबल होता है, ये बात तो आपको पता ही है ना। इसको फर्दर हीट करेंगे तो अब जो बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज NaBO2 और साथ में B2O3, ये तो हमने बता ही दिया था। ये जो है इसको हम कहते हैं बोरैक्स बीड, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरैक्स बीड। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बोरैक्स बीड क्या होती है। तो देखो चाहे यहां सोडियम हो सकता है, सोडियम ही रहेगा क्योंकि बोरैक्स से बना है। इसे क्या कहेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है बोरैक्स बीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या लिखा है NaBO2। बात कर ले थोड़ा वैलेंसी, क्यों वैलेंसी की बात करेंगे, क्योंकि ये करता है रिएक्शन, और जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो इधर देखो, ये जो है Na प्लस और BO2 माइनस में टूट जाता है। कुछ बात समझ में आई, सोच के देखो, अगर इसकी वैलेंसी +1 है तो इसकी क्या होगी, -1। यानी ये जो बीड है, ये जो बीड है, बोरैक्स छोड़ दो, खाली ये जो बीड है इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1। क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुनो, अब शायद तुमने कभी जिंदगी में जब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा वो फ्लेम टेस्ट देते हैं, याद आ रहा है, अगर उनको जलाया जाता है ना, सुना है कि नहीं, सोडियम पोटेशियम लिथियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम सबका अपना अपना क्या आता है, कलर आता है, नाम सुना है कि नहीं। वो फ्लेम टेस्ट आता है बाय द हेल्प ऑफ किसके साथ, बोरैक्स बीड के कारण। क्यों, सुनो ध्यान से, जब आप क्या करते हो, मान लो आपने सोडियम और क्या किया, ये सोडियम बोरैक्स बीड लिया आपने, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया कोबाल्ट से। हमें किसका कलर चेक करना है, कोबाल्ट का। मान लो कोबाल्ट का कलर चेक करना है, हमने इसको लिया और साथ में उन दोनों को मिक्स किया और क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक। तो उसका एक कलर जनरेट होगा, ध्यान सुनिएगा। तब जो कलर आएगा वो कलर एक्चुअली में, जैसे मान लो हम यहाँ रिएक्शन करा रहे, इसको ले लेना है कोबाल्ट के साथ, किसके साथ, कोबाल्ट के साथ ले लिया हमने, तो जो कंपाउंड बनेगा हमारा वो हो जाएगा, सोडियम हट जाएगा और आपका बन जाएगा कोबाल्ट BO2। तो देखो ये जो बना, ये जो कंपाउंड बन रहा है, देख रही हो, कोबाल्ट BO2, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कलर शो करता है। आई बात, तुमने एक चीज और सुना है, सुनो, कभी भी कोई भी अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर शो नहीं करता। शायद अगर तुमको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो जब हमने तुम्हें डी सबसेल वाला जो कहानी बताई थी, हमने कहा था DD ट्रांजिशन चाहिए, कलर के लिए क्या चाहिए, DD ट्रांजिशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के दूसरे क्या कहते हैं ऑर्बिटल में पहुंचेगा, सबसेल में पहुंचेगा, तभी क्या शो करेगा, कलर। अभी क्या था, कोबाल्ट बेचारा अकेला था, इसका इलेक्ट्रॉन एकदम ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है, सही, कुछ दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, जब इसके पास कौन आ गया अचानक से, BO2 माइनस आ गया ना, तो इसने क्या किया, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, डोनेट किया, सही। तो आपको पता है यहां पे कमी थी तो ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा COBO2, बना कि नहीं बना, इसी को बोलते हैं कोबाल्ट बीड। क्या बोलेंगे, कोबाल्ट बोरैक्स बीड से बना हुआ है। और रियलिटी में जो कलर आता है तब ये कलर किसका आया है, कोबाल्ट का। भाई बोरैक्स तो पहले से ही था, बोरैक्स क्या था, बीड तो पहले से थी ना, कलर किसका आया, कोबाल्ट। ऐसे ही कराया जाता है कैल्शियम के साथ, ऐसे ही कराया जाता है स्ट्रोंशियम के साथ, ऐसे ही सबके साथ कराया जाता है, और सबका जो कलर आता है उसको, उस कलर को, उस टेस्ट को हम बोलते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट, नाम भी सुना होगा।
क्या बोलते हैं, बोरैक्स बीड टेस्ट। इतना बताने का सिर्फ इतना सा कारण था क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। जैसे वो क्वेश्चन कह दे आप कैल्शियम उसका बताइए, कैल्शियम बोरैक्स बीट का फॉर्मूला बताइए, तो क्या बनेगा, CaBO2 का होल ट्वाइस। वैलेंसी गड़बड़ ना करो तुम लोग का, हम अभी बताएं तुम लोग का नर्सरी केजी वाली केमिस्ट्री गड़बड़ है, हायर क्लास की केमिस्ट्री नहीं गड़बड़ है। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, और अभी देखा BO2 माइनस, इधर बैलेंस करो CaBO2 का होल ट्वाइस। अगर सेम, अगर यहाँ पे कोबाल्ट की वैलेंसी 2 होती तो ये क्या हो जाता, 2 हो जाता ना। तो जैसे तुम लोग ये सब गलती कैसे कर देते हो भैया, एग्जाम में सामने लिखा रहेगा कैल्शियम वो बता दो कैल्शियम बीड कौन सा है, बस तुम वहां बैठ के, और एक ऑप्शन वो भी गलती तुम्हारा वाला बना देगा और तुम एकदम खुश। जैसे ये सब तो वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए ना। पोटेशियम बीड का फॉर्मूला बताओ, अब तो बता ही देना, बस सोडियम हटा दो, क्या लगा दो, के लगा दो। और आपको पता है सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जल्दी से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। एक क्वेश्चन मेरा और है, जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट, तो फ्लेम टेस्ट में जो कलर आता है उसका कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। अरे जिनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है वो, लिथियम का कलर कैसे आ गया, यही तो क्वेश्चन है। रिक्त डी ऑर्बिटल डी सबशेल वाले में जाता है, एस में डी की हम बात ही नहीं करते। फीचर्स, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान सुन लो एक बार, दिमाग में सुन लेना। आपसे मैं कह रही हूं कि ये जो आपका फ्लेम टेस्ट होता है, फ्लेम टेस्ट, राइट, ये फ्लेम टेस्ट में कलर क्यों आता है, कलर आने का कारण क्या है। यहाँ पे डी सबशेल आंसर नहीं होगा क्योंकि डी सबशेल आपका कहाँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है, डी ट्रांजिशन। याद आया, कौन बता रहा है, हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्शन कर जाएगा, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन हम कह रहे कलर क्यों, अलग अलग कलर क्यों शो करता है, रिएक्टिव तो सभी है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले। मुझे, अरे यार एनसीईआरटी में ही लिखा है, काहे तुम लोग एकदम बेइज्जती करते रहते हो एनसीईआरटी की, या खुद की भी बेइज्जती मुझसे कराते रहते हो। सिर्फ मैं ही तुम लोग की बेइज्जती करती हूँ, ये बात मुझे पता है, एकदम हंसते हंसते बेइज्जती करती हूँ। जैसे कहते नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम सीरियसली डांट देते हैं, तो या तो उनकी बात एकदम ही मान लेते हैं तो मानते ही नहीं, रोज की आदत हो गई। और हम तुम्हारा ऐसा बेइज्जती करते हैं, हंसते हंसते तुम्हें समझ नहीं आता बेइज्जती हो रही कि इज्जत बढ़ रही। बताओ सही कह रहे कि गलत। ये सब कुछ पल्ले पड़ रहा है, बहुत लेवल की केमिस्ट्री है और खाली एनसीईआरटी है। फ्लेम टेस्ट के कलर का कारण क्या होता है, कुछ काम आप भी करिए, ऊपर मार्जिन पे लिखिए, कल आप सब लोग ढूंढ के आएंगे। और हो सकता है मैं मंडे को अपनी क्लास यहाँ लगवाऊं, इसलिए लोग ये ना सोचेंगे कि मैम अब तो फ्राइडे सैटरडे को मिलेंगी, इसलिए ज्यादा दुख वाली बात नहीं, कुछ क्वेश्चन हम दे दें उनको आप ढूंढ के आइए। और मैं इसका कारण बता देती हूँ, डी एक्साइटेशन ऑफ, डी एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन नहीं है, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुनो क्या होता है एक्चुअली में, मैं बता ही देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। इधर क्या हुआ, जब तुम क्या करते हो, फर्स्ट ग्रुप याद कर लो, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, और सेकेंड ग्रुप, हम तुमको सही बताएं, अगर प्रॉपरली कोई यूपी बोर्ड का पढ़ने वाला कक्षा 10 का बच्चा है तो वो बता देगा, जो हम पूछ रहे हैं वो तुम लोग नहीं बता पा रहे हो। ठीक, इधर सुनो क्या होता है, इनको पहले हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं फ्लेम के साथ। जब हीट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है इनके वो चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ठीक, अब क्या हुआ, जब आपने ये हीट हटाई, आग हटाई तुमने, तो वापस इनके इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, ग्राउंड स्टेट पे। कहां आ गए, ग्राउंड स्टेट पे आए कि नहीं आए। तो देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, एक्साइटेड से वापस कहां आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो इसको बोलेंगे डी एक्साइटेशन। डी मतलब क्या हो जाता है, उल्टा, पढ़े हो ना, डी एक्साइटेशन। तो याद रखना, जब कभी भी, ये अच्छा क्वेश्चन है, जनरली हमको क्या लगता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से कहां जाती है, हायर में, तब हमको लगता है कि क्या होता है, कलर आता है। लेकिन आपको पता है, चाहे बाहर से अंदर जाए, चाहे अंदर से बाहर, याद आ रहा है विबग्योर, बोहर मॉडल याद करो, चाहे शेल से कहां, अंदर से बाहर की तरफ जाए, चाहे बाहर से अंदर की तरफ आए, तब भी कलर शो होता है। और यहाँ पे ये वही वाली कहानी है, बाहर से कहां आ रहा है,
अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, कहां से, बाहर से अंदर। तो ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न होते हैं, कहां पे, ग्राउंड स्टेट पे। भैया ठंडा भी तो होगा, आपने हीट कर दिया तो कुछ समय बाद वो ठंडा होगा कि नहीं होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन तो भैया अपने ग्राउंड स्टेट में अच्छे से फील करते हैं ना, तो वापस आएंगे, कहां आएंगे, वापस आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट पे। यही कारण है कि फ्लेम टेस्ट में क्या शो होता है, कलर। ये क्वेश्चन आ चुका है, हम अभी बता रहे हैं नीट का ही क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ये ना सोचना कि एस ब्लॉक कट गया है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये देखो फ्लेम टेस्ट और बी टेस्ट यही दिया है पी ब्लॉक में, लिखिए फटाक से कारण। क्या होता है इसका कारण, डी एक्साइटेशन, मतलब उल्टा, कहा एक्साइटेड स्टेट से कहां आना, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड होता है लो एनर्जी लेवल और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल। ठीक, और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तुम जाके अच्छे अच्छे से पूछ लेना बाहर, अगर बता दे कोई तो बता देना हमें। हम अभी बता रहे, चाहे जितना कोई प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत ज्यादा रेयर केस की बात नहीं कर रही हूं, वरना मैं अभी तुम्हें ओपन चैलेंज दे रही हूं कि मैं तुम्हें कल से लेकर के आज तक जितने क्वेश्चन लगाई हूं, तुम जाके किसी के सामने रख देना और वो सही से लगा दे, हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो बात तो वही आई ना, इलेक्ट्रॉन गया ऊपर फिर वापस आया, यही क्वेश्चन तो पूछा गया है मेन, कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, वापस इलेक्ट्रॉन आया ना। इलेक्ट्रॉन का निकलना किसका नेचर रिड्यूसिंग होता है, हाँ एक चीज ये ठीक है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहे हैं, तो इसका होता है ऑक्सीडेशन, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इनका जो नेचर होता है वो होता है किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। ये बात मैं बता चुकी हूं ना। अगर खुद का मैं क्या कराऊंगी, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे वाले का मैं क्या कराऊंगी, रिडक्शन, तब मैं कौन सी एजेंट हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात मैं डिस्कस कर चुकी हूं, राइट। तो ये रिड्यूसिंग नेचर इसीलिए कहा जाता है, लेकिन जनरली ये करते हैं ऑक्सीडेशन। हाँ तो नहीं, तो कारण ये है, देखो सब बात सही है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव किया इन्होंने, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया इनका, एक्साइटेड स्टेट में गया ना। कुछ समय बाद जब ये ठंडा होगा, कूल होगा, तुरंत कलर नहीं आता, फ्लेम टेस्ट का जाके पूरा प्रोसेस पढ़ना एक बार, ठंडा होगा तब आपको कलर दिखेगा उसका, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां आ गए वापस, एक्साइटेड से नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं अभी बता दे रही हूं, ठीक। चलो डालो नेक्स्ट, ज्यादा पढ़ना नहीं, जितना पढ़ना उतना, जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ लो। बोरैक्स में इस सदा भी कुछ मत पढ़ना, ठीक, इतना ही तुम पढ़ लो पहले बोरैक्स, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑर्थोबोरिक एसिड, जल्दी जल्दी, ये कंपाउंड्स हैं, इस तरह तुम्हें नहीं पढ़ना, ये वाला अलग से था, इसको लिख लीजिएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, जल्दी। ऑर्थोबोरिक एसिड, जो आपका बोरिक एसिड है उसी को क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखा गया है, ये मैंने एक दिन पूछा था, याद आया, और नीट वालों ने भी यही पूछा था, नीट वालों ने भी यही पूछा था कि इसमें से कौन सा एक एसिड है। वो ये नहीं पता कि ऑर्थोबोरिक एसिड है, उसने कौन सा एक एसिड है। और अगर क्योंकि बोरिक बोलता तो एक बार बच्चा दिमाग लगा देता, बी है, बोरॉन है, बोरॉन है। उसने खाली इतना क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा एसिड है, और यही क्या है, एसिड। क्योंकि बच्चे को OH लगता है, OH कैसा लगता है, बेसिक। आप सुनो, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, ये इसलिए एसिड नहीं है कि ये H+ देता है, इसका कोई बताएगा कारण, ये जो है ये क्यों एसिड है। हम एक ऑप्शन दे, स्टेटमेंट लिख लो ताकि तुम्हारा फायदा भी हो जाए। लिखो, दिस ऑर्थोबोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। लिखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लिखो, ऑर्थोबोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, इज एसिडिक इन नेचर, ठीक, बिल्कुल सही बात है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, वो तो मैं अभी बता रही हूं, नाम में ही छिपा है ना। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, और बिकॉज इट डोनेट H+ आयन, H+ आयन इन वाटर, इट डोनेट H+ आयन, H+ आयन इन वाटर,
H प्लस आयन इन वाटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोटोनिक एसिड। ऐसे एसिड जो H प्लस पानी में देते हैं उन्हें हम प्रोटोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी नहीं केमिस्ट्री का वर्ड इंपॉर्टेंट है भैया। प्रोटोनिक मतलब क्या, H प्लस प्रोटॉन हुआ, तो जो प्रोटॉन देगा यानी H प्लस रिलीज करेगा वो प्रोटोनिक एसिड, जो नहीं करेगा वो नॉन प्रोटोनिक। चलो बताओ सही बात ही गलत? पहली तो बिल्कुल सही, दूसरी बता दो सही की गलत, और दूसरे में ही लोचा है। और ये तुम लोग बताओगे, अगर एनसीईआरटी सही से पढ़ोगे रत्ती भर भी तो बता दोगे आंसर, क्योंकि बचपन से आप यही तो पढ़ते आ रहे हो, एसिड वो होते हैं जो क्या देते हैं, और दिख भी रहा है हमको। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हमको यहाँ पे H दिख भी रहा है। ये बताओ तुम लोग दोनों सही है, दूसरा गलत है। यही बात इंपॉर्टेंट है, यही बात इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी फिर जाके खोल के पढ़ना। हम क्या, एनसीईआरटी में तो सब कुछ लिखा है, हमें सब कुछ याद है, हम सिर्फ एनसीईआरटी यहाँ पे इसलिए खोल के रखते हैं कि कहीं कुछ बात, जैसे ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है, गलती तो किसी से भी हो सकती है कभी भी, पर्सनल एरर, राइट। अब वो पर्सनल पता दिमाग में कुछ और चल रहा है, कहीं गलती से मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, तुम्हारा तो भला हो जाएगा, तो तुम्हारा भला ना हो इस वजह से मैं उस बुक को वहां ओपन रखती हूँ। वरना विद रीजन विद चीजें मुझे एनसीईआरटी इसीलिए अच्छी लगती है, थोड़ी सी लिखी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और समझ जाओ तो सब आ जाए पूरा घूम फिर के। लेकिन सबके समझ आती नहीं है क्योंकि बेसिक बहुत गड़बड़ है तुम लोग का। 11-12 से मेरे पास बैठो केमिस्ट्री लेकर के, और तुम्हें 11-12 के साथ ही हम ना सिलेक्ट कर दे तो कहो, ये केमिस्ट्री बात कर रहे हैं। और बायो का भी सेम हाल है। फिजिक्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फिजिक्स में आपको एफर्ट करना पड़ता है, वो एफर्ट होता है कि आपको पढ़ना भी एनसीईआरटी चाहिए और क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के लगाने आने चाहिए, उसके साथ साथ अलग के तो आने ही चाहिए। और मैं अभी बता दूं रियलिटी, किसी की फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर तुम रीड कर लो ना मेरे सामने, तो केमिस्ट्री है, सोचो तब इतनी गड़बड़ हो रही है। अगर फिजिक्स की 2 एनसीईआरटी का असर्शन रीजन हम बना के तो तुम लोग का काम हो जाएगा, और तुम लोग अपने साथ गलत कर रहे हो। सही बात है, अपने अपने दिल से पूछना कि फिजिक्स की एनसीईआरटी कितने लोग रीड करते हैं। अब सच्चाई ये है, करती होगी, हाँ तुम कर रही हो, और कौन कौन करता है? रीड करती हो, कुछ पल्ले भी पढ़ती है क्योंकि फिजिक्स वाली पल्ले पढ़ जाता तो बहुत ही अच्छा है। जब तक उसका एक एक वर्ड विद एनालिसिस, एनालिसिस समझते हो, ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, एनालिसिस वर्ड आ जाए मतलब ब्रेन पढ़ना पड़ेगा। चलो क्या बोला हमने, हाँ बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो सुनो भैया मेरी बात, ये कभी भी H प्लस डोनेट नहीं करता, याद रखना। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये पानी जो रहता है, पानी, ध्यान सुनिएगा, पानी में जब इसको मिलाया गया H3BO3 को जब पानी में मिलाया गया तो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस, दिख रहा है। तो ये जानते क्या करता है, ये पानी जो टूटेगा ये किसमें, H प्लस और OH माइनस में, ये क्या करता है, पानी से OH को खींच लेता है। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करता है ये, पानी से किसको खींचा, OH को। अब बताओ यहां से अगर OH इसने खींच लिया तो क्या बन जाएगा, BOH का होल 4 और माइनस, बनेगा कि नहीं बनेगा, बना। लेकिन उसके साथ साथ सॉल्यूशन में क्या बच गया, H प्लस। अब बताओ जब इसने OH को खींच लिया तो जो पानी वाला सॉल्यूशन है उसमें बचा क्या है, H प्लस, और वो H प्लस दिया किसने है, पानी ने। वो H प्लस कहां से आया है, पानी ने। लेकिन क्यों आया, क्योंकि इसने क्या कर लिया, OH को अपनी तरफ खींच लिया, तभी तो आया। सोचो, इसी वजह से जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो सॉल्यूशन कैसा लगता है, एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा लगता है, एसिडिक। फिर से सुन लो, आपको पता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, क्या होंगे, H प्लस आयन होंगे, वो कैसा सॉल्यूशन होता है, एसिडिक। सही। अब मेरा तरीका, मैं काम वही कर रही हूं लेकिन मेरा तरीका थोड़ा उल्टा है। उल्टा इन द सेंस कि मैं सॉल्यूशन पानी में गई, ठीक, मैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना H प्लस रिलीज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, H प्लस। मैंने क्या किया, मैंने पानी से OH को खींच लिया, मैंने पानी से किसको ले लिया, OH माइनस को। तो अल्टीमेटली उस सॉल्यूशन में क्या बचा, H प्लस ही तो बचा। अब बताओ अगर H प्लस ज्यादा है यानी H प्लस बच गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। तो ये क्वेश्चन आया है, जस्ट उल्टा काम होता है, और अच्छा क्वेश्चन था, मैं फिर कह रही हूं। तो लिख लो नीचे, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, पहले तो यही लिखो, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। कभी एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन बना बना के पढ़े हो, क्वेश्चन
हम लोग के टीचर्स थे 6th क्लास से नवोदय विद्यालय में, वो सुनो क्या करते थे। तुम लोग को अभी शायद पहले मेरी बातें इसलिए थोड़े बहुत पल्ले नहीं पड़ती होंगी, सीधे जाते थे, लेक्चर देते थे। 6th क्लास की बात बता रही हूँ। हम लोग सोचो एकदम गांव से पहुंचे थे स्कूल में, नवोदय में। आएंगे टीचर्स, खर्रा बढ़िया हिंदी और इंग्लिश जो भी भाषा उसमें लेक्चर देंगे और कहते थे जाओ आप क्वेश्चन बना के लाओ। कहते थे 2 पेज का लेके जाओ, क्वेश्चन बना के लाओ। उस 2 पेज के क्वेश्चन, पहले तो 6th क्लास में तुम लोग फेल ही होते रहे, क्योंकि पहले समय जब तुम्हारा पढ़ाई का एकदम इन्वायरमेंट बदल जाता तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। लेकिन 7th क्लास से हम लोग के दिमाग में ये बस गया कि ये करेंगे कुछ नहीं, करना सब कुछ क्या है, हम ही को है। क्योंकि देखो, जब हम तुम्हें यहाँ बोल रहे हैं तो शायद कुछ लोग मेरी बात ना सुन रहे हो, लेकिन अगर हम तुमसे यही बात कह दें कि हम 2 पेज पढ़ाए हैं, जाओ तुम 2 पेज का कल क्वेश्चन बना के लाना वरना तुम्हारी पिटाई करेंगे, तो 100% तुम डर के कारण क्या करोगे, वो 2 पेज खुद से पढ़ोगे और तब तुम खुद से क्या करोगे, क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन बनाना और टफ टास्क है। तुम लोग को लगता है कि सॉल्यूशन टफ होता है, लेकिन हम तुमको सही बता दें, सबसे बड़ा टफ टास्क होता है क्वेश्चन बनाना। जरा बैठो, फ्रेम करो, तुमसे क्वेश्चन उल्टे सिलते ना टेढ़े मेढ़े बन जाए तो बताओ, गलत सलत क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन आसान है ढूंढना, क्योंकि सबसे पहले बात होती है कि प्रॉब्लम का आना। सोचो एक बार, अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आई तो तुम सॉल्यूशन नहीं सीख पाओगे, है ना। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, अभी अचानक से ये भूकंप आ जाए अचानक से, तो अभी तुम लोग क्या हो, एकदम माइंड सेट है तुम्हारा, तुम इस प्रॉब्लम से, लेकिन जब तुम्हारे पास ये हो रहा है ऐसा कुछ, तब तुम्हारा ब्रेन काम करेगा कि या तो तुम यहाँ से भागो या तो तुम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालोगे कि नहीं। तो क्वेश्चन फ्रेम करना सीखिए, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, आपको आ जाएंगी चीजें। लिख लीजिए, लिखो बोरिक एसिड, फटाक से लिखो स्टेटमेंट सेकेंड, और अब लिख लेना उसका आंसर। लिखो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन टू फॉर्म दिस। लिखो फटाक से, लिखना है मतलब लिखना है, टू फॉर्म दिस, ठीक है। एंड इन द सॉल्यूशन अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन, लिखो जल्दी से, इन द सॉल्यूशन अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन इंक्रीजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन इंक्रीजेस। इसीलिए ये एसिड है, वरना ये काम एसिड की तरह नहीं करता है। और अगली बार देख लीजिएगा, मैं फिर कह रही हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि अभी उसने बस इतना ही पूछा था कि इसमें कौन सा एसिड है, राइट। अब कंटेंट है लिमिटेड, और मैं बता दे रही हूँ पी ब्लॉक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वरना मैं यहाँ एक क्वेश्चन न बनवाती। इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा हाँ, एक चीज और, क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, राइट, किसी बात करें स्ट्रक्चर की, तो आपको एक बात तो दिख गया कि, हेलो सर, इसको एक चीज दिख गया कि सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, H+ आयन। तो जब ऐसे ही, अभी देखो 1 मोल सोचो, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, बोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? आपको मैंने सिखाया था, याद करिए, अगर कहीं पे भी, जैसे मान लो ये B है और ये O है, ये O है और ये O है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सही। अगला एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे है, मेरी बात सुनिएगा, ये बोरिक एसिड एग्जांपल ले लिया, ठीक। अब क्या है, आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर, तो एक चांस है दूसरा वाला H+ आके यहाँ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। भाई उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, बहुत ज्यादा पार्टिकल है, तो अगला वाले का भी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, जुड़ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चांस है क्या बनने का, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जब ये सॉल्यूशन फेज में रहता है, यानी कि जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा टेट्राहेड्रल ही होगा। क्यों टेट्राहेड्रल होगा, ये आप लोग जानते हैं, 4 ही मॉलिक्यूल है, 3 इसके और 1 हाइड्रोजन, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। उसके साथ साथ एक बात दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखिए फटाक से, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
जल्दी लिखिए। ज्योमेट्री क्या होगी, एक सेकेंड, BO3 3 है ना, 3 है नहीं, 3 के लिए वो होता है प्लेनर, प्लेनर ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर, लिख लीजिए। ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और प्रेजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात स्टेटमेंट वाइज लिख लीजिए, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। एक स्टेटमेंट और लिखिए फटाक से, लिखिए। हाथ ना रोको, हाथ, दिमाग के, पेन, कॉपी, जितना ठंडी तुम्हें नहीं लगनी चाहिए, एकदम हाथ चलता रहे, तभी मजा है पढ़ाई का। कभी तुम लोगों ने फील नहीं किया कि बिना लिखते हुए पढ़ने में मजा नहीं आता? तुम लोग को खाली ऐसे सोचो, जब लिखोगे तब ज्यादा सही लगता है पढ़ना, मुझे लगता है, मेरा फीलिंग यही है, फंडा तुम लोग का पता नहीं। तुम लोग तो वीडियो भी बिस्तर में ऐसे सो जाते हो, चला है वो वहीं पर वो वीडियो वाला रात भर गाया करता है बेचारा, और तुम लोग आराम से नींद लेते रहते हो, है ना। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। पहले क्या था, जैसे अभी क्या है, यहाँ बैठते तो एकदम कंसंट्रेट होके, क्यों, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या है, यहाँ से निकलो, ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है, बस वो ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ही आपको बर्बाद, इसलिए आप कहीं नहीं पढ़ पाते हो। मैंने पहले दिन बताया था, आप किसी एक को गुरु मान लीजिए, कोई खराब नहीं, कोई गलत नहीं पढ़ाता है, लेकिन आप उस पर रह नहीं पाते हैं अडिग। चाहे जितना बड़ा स्ट्रीम उठा लीजिए, ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म PW है, उससे भी सिलेक्शन नहीं होते। एक दो जिनका होता है, वो किस केस में होता है अलग से, उनके घर जाते हैं तो देखा होगा किस केस में हो जाता है बेचारों का सिलेक्शन, ठीक है। वो केवल उसको यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसके, एक सेकेंडरी, कि हाँ हमें हेल्प चाहिए यहाँ से, और पढ़ते वो खुद से हैं। उनका कभी आप इंटरव्यू देखो, क्वेश्चन देखो, NCERT देखो, उनका आप कभी पढ़ो तो वो रियलिटी वही बताते हैं। और यहाँ से टफ लाइफ मेडिकल कॉलेज की है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, KGMC में सेलेक्ट हो गई, उसका कल फोन आया था, रो रही थी, कहती मन कर रहा है मेडिकल कॉलेज ही ना जाए। तो हमने कहा करिए 11 सब्जेक्ट है, 11 सब्जेक्ट, और ये एकदम तय है कि बैक आती ही आती है। अब सोच लो उसका कारण है बैक आने का, नमस्ते 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 नमस्ते, ठीक है। बैक इसलिए आती है, कॉज क्या है, पूरे साल भर प्रोग्राम, डांस, मस्ती, इंजॉयमेंट, लास्ट टाइम पढ़ो। वैसे डॉक्टर भी बन रहे हैं आजकल, जान का कोई पता थोड़ी ना कब कहाँ चले जाओ, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन रहा है एक्सेप्शनली। तो हम बता दे रहे हैं ये सब ख्वाब है तुम्हारा कि यहाँ की पढ़ाई टफ है, वहां की बहुत टफ है, ये बात पहले सोच लेना। और जब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो, गट्स आ जाए, तब तुम अंदर, क्योंकि डॉक्टर खाली लिखने से डॉक्टर नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, तुम लोग समझ में नहीं आई, तुम लोग खाली लगता है कि हाँ डॉक्टर बन जाएंगे, रुतबा हो जाएगा। वो रुतबा ऐसे नहीं आता है, वो कुछ क्वालिटी होती है कि तभी आता है, ठीक है। चलो हम दे रहे हैं स्टेटमेंट, और अच्छा क्वेश्चन फिर से, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। स्टेटमेंट 1 लिखो, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल बीच के नोट सब करा दे रही हूं। बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। स्टेटमेंट सेकेंड, it complete its octet by accepting electrons of hydroxyl ion from water, by accepting electrons of hydroxyl ion from water, hydroxyl ion from water। आप पहले ये बताइए, दोनों सही कि दोनों गलत है, कि एक सही, क्या है, जल्दी बताओ। हाँ वो है भैया, काहे यार, पहला भी यार सही है, काहे अब वीक एसिड नहीं है, अभी तो बताया। कह रहे मैम कितना कॉन्फिडेंस, पहला गलत है, रे एसिड ही तो है, ये देखो कितना गलत, बाहर बढ़ के चिल्लाए, वीक ही रहेगा, क्योंकि खुद तो H+ दे नहीं रहा है इसीलिए हमने थोड़ा सा वीक वर्ड लगाया है। भगवान हम क्या ही बताएं यार, एसिड ही है, पहला दूसरा दोनों सही है।
और यही बताया, देखो वो क्या करता है, OH माइनस आयन का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सही, दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही है। मतलब अभी लेकिन अगर एग्जाम में आता ना तो एक्सप्लेनेशन में तुम लोग फंस जाते कि पता नहीं ये रीजन सही है, क्योंकि वो बोला है क्या, हाइड्रोक्सिल, उसने H+ नहीं बोला है, और तुम्हारा जो हाइड्रोक्सिल का कॉन्सेप्ट होता है वो बेस से होता है। तो तुम्हारे दिमाग में एक बार उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट चलता जरूर, या तो तुम्हें पहला सही लगता या तो दूसरा गलत लगता, या तो कहीं गलती सही भी होता तो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि सही एक्सप्लेनेशन भी है। सही है ना, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। सही, लिख लीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जल्दी से, डाइबोरेन। डाइबोरेन फॉर्मूला अभी तो बताया था। मोनोबेसिक से नहीं मतलब है, उसने बोला एसिड है ना, दैट्स इट, वीक है दैट्स इट। अब वो मोनो का मतलब है, जब बोलेगा कि मोनो है तब तुम बताना, वो भी सही बात है। अरे यार लेकिन एक चीज सुन लो जरा, इसमें तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सुनो पहले मेरी बात। जिसमें मोनोबेसिक लिखा है उसका मतलब एक H+, जिसमें क्या हो, बेसिक वर्ड एसिड के लिए लगता है और एसिडिक वर्ड किसके लिए लगता है, बेस के लिए। ये बात पता है कि नहीं? जैसे हम क्वेश्चन पूछे किसी बेस की एसिडिटी बता दो, क्वेश्चन ये होता है भैया, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? बेस की क्या होती है, एसिडिटी, और एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। ये सब बात आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये गड़बड़ ना करना, इसलिए मोनोबेसिक एसिड ना लिखो यार, डाइबोरेन। सबसे पहले तो ये लिख लो, बनाना बॉन्डिंग। सबसे पहले ये लिखो, यही क्वेश्चन हो सकता है, बनाना बॉन्डिंग किसमें होता है, डाइबोरेन में। जल्दी लिखिए, और बनाना बॉन्डिंग को डिफाइन करिए, ब्रैकेट में लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। लिखिए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, BH बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, BH बॉन्ड। कितने होते हैं टोटल, 4। ये भी लिखिए, टोटल कितने हैं, 4। यही सब ऐसे क्वेश्चनों का भी हम बना के दिखाते हैं, 4। और नेक्स्ट लिखिए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, उसी में लिखते जाइए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, BHB, BHB बॉन्ड, BHB बॉन्ड। ये टोटल 2 होते हैं। कितने होते हैं, यानी एक बात क्लियर है, बनाना, अगर हम बात कर लें बनाना बॉन्डिंग की, तो इसमें टोटल 6 बॉन्ड इन्वॉल्व हैं। कितने बॉन्ड हैं, देखो अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इन बनाना बॉन्डिंग टोटल कितने बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड, जिसमें से 4 कौन कौन से हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, और 2 कितने हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, थोड़ा बहुत तुम लोग को स्ट्रक्चर का आइडिया होगा। देखो, B और B, एक H कहाँ लिखते हैं, यही, सॉरी यहां ना लिखो, यहां लिखो, एक H यहां लिखो, पहले तो तुम यही जोड़ दो। अब देखो, इधर देखो, इधर कुछ है नहीं, कोई अरे क्या, हमें लगा हमने गायब कर दिया। ये दिख रहा है तुम्हें, सही? तो अगर हम बात कर लें, अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये देख रहे हो, ये एक बॉन्ड और ये ब्रिज है कि नहीं, ब्रिज है। 3 सेंटर का मतलब है 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस यानी 3 एटम। आप समझ गए, आज से पहले मतलब समझो कि 3 सेंटर का मतलब, तुम्हें पता नहीं होती कंफ्यूजन कि नहीं, मुझे तो आज तक जब भी पहले पेपर सॉल्व करी तो मुझे हमेशा दिक्कत आता है किसमें 2 सेंटर लगाना है, किसमें 3 सेंटर, और ये होता है, अभी तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन बाद में होता है। तो आपको एक बात दिमाग में रखना है कि जब आप बात करेंगे बीच वाले की, किसी बात करेंगे बीच वाले की, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर हम इस बॉन्ड को पकड़े, देखो BHB क्या है, BHB आया कि नहीं आया, देखो एक ये है और एक ये है। कितने BHB बॉन्ड, 2 हैं कितने, 2 ही तो हैं यार, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। इसमें सेंटर कितने हैं, मतलब एटम कितने हैं, तो कितने एटम है,
3 एटम है, देखो 3 एटम है, सही। और 3 एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड। अब समझ में आया? 3 एटम कितने बना रहे हैं? 2, इसीलिए इसको बोला जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आई बात? बोलो, यानी कि 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हैं टोटल? 2। अभी बात क्लियर? ठीक। ऐसे ही अगर हम बात कर लें टर्मिनल वाले की, किसकी बात करें? टर्मिनल वाले की, तो देखो एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, 2 हो गए। सिमिलरली एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, कितने हो गए? 4 हुए टोटल, सही। और 4 की अगर हम बात कर ले तो एक बॉन्ड बनाने में, देखो एक बॉन्ड बनाने में, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं क्या? BH, कौन सा बॉन्ड? BH ही बॉन्ड तो कर रहे हैं, तो हमें साथ साथ दिख रहा है कि 2 न्यूक्लियाई यानी कि 2 एटम और साथ में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, सही। भाई किनारे बन तो रहे हैं ना 2 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बताया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ बात समझ में आई? और इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? बनाना बॉन्डिंग। ये जो शेप दिखता है, ज्योमेट्री दिखती है, वो थोड़ा बनाना जैसी बन जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्डिंग। हम फिर बता दे रहे हैं, बनाना बॉन्डिंग तो बहुत पुराना घिसा पिटा 1997-98 को क्वेश्चन हो गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन यही है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और मैंने कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर दिया है, अगर किसी के दिमाग में हो तो भी बता दो। सिर्फ ये देखना है 3 एटम जहां है वहां पे 3 सेंटर, 2 एटम जहां पे है वहां पे 2 सेंटर। इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम ही है, ठीक। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6। कितने ब्रिज बॉन्ड बन रहे हैं? 2। ब्रिज बॉन्ड कितने हैं? ब्रिज मतलब बीच में, यही तो है ब्रिज, फुल ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था। आ जाओ थोड़ा सा डाल लो हेडिंग प्रिपरेशन, और हम जो जो लिखा दे रहे हैं बस उतना ही दिमाग में रख लेना। प्रिपरेशन में खाली लिख लो रिएक्टेंट कहां कहां से बनते हैं। एक तो लिखो पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इतना जल्दी टाइम बीत जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। दूसरा लिखो NaBH4, खाली रिएक्टेंट लिखो, बस खाली रिएक्टेंट आपको लिखना है। नेक्स्ट लिखना है आपका सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। पहला है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा है आपका NaBH4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NaH, सोडियम हाइड्राइड, ठीक। इतना क्लियर है? सही। इनमें से एक पॉइंट और लिखिएगा कि BF3 भी लेना है, BF3 और आयोडीन, BF3 और आयोडीन। देखो अगर आप कभी भी ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्वेश्चन तो अच्छा ये होगा कि क्यों बनाता है ये डाइबोरेन, अभी हम पूछते हैं, बात की बात है। उसके साथ अगर आप ले रही हैं सोडियम हाइड्राइड, क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्राइड, और इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ? BF3 के साथ। किसके साथ? BF3 के साथ। तो आपका मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता क्या बनता है? B2S6, डाइबोरेन से मुझे मतलब है। किससे मतलब है? डाइबोरेन से, ठीक। ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं, आपको मैंने दिया NaBH4 और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं आयोडीन से, किसके साथ? आयोडीन से, तो यहां पे बन रहा है क्या? B2S6, ठीक। अब एक तरीका यह है कि आप लोग रटते हो, एक तरीका यही है, ऑप्शन दिख रहा है कि भैया लर्न कर लो ना, तो लर्न करने का एक सबसे बेस्ट तरीका हम बताते हैं, विद रीजन लर्न को तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कभी भी तुम चेक करना, कभी भी चेक करना, हमेशा आपको दिख रहा है ये क्या है आपका? मेटल है, और सॉरी नॉन मेटल है, क्या है? नॉन मेटल है, सही। बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। और आपको पता है यहाँ पे देखो, जहां जहां भी हाइड्रोजन आया है वो सारा हाइड्रोजन किसके साथ आया है? मेटल के साथ। चेक करो एक बार, हाइड्रोजन किसके साथ लिखा है? और आपको मैंने पढ़ाया था एक दिन कि जब हाइड्रोजन आपका मेटल के साथ रहता है तो H- जनरेट करता है, याद आया कि नहीं? क्या जनरेट करता है? H-, राइट। तो अब बताओ, अगर कहीं से H- जा करके बोरॉन क्या कर रहा है? उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे बोरॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, राइट। तो वो किसको एक्सेप्ट करेगा? माइनस वाले को ही तो करेगा। तो ये फटाक से क्या करता है?
किसको? हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? डाइबोरेन। क्या बनाता है? डाइबोरेन। अब मेरी बात सुनो, ये बताओ, ये जो यूज हो रहे हैं, ये जो आपने कंपाउंड यूज किया है, ये कंपाउंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन BF3 को छोड़ दें तो ये जो कंपाउंड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम इतनी देर से इसीलिए ये बताए हैं, वरना हम कह रहे थे याद कर लो। बहुत दुख है मुझे। कौन बता रहा है? एक लोग ऑक्सीडाइजिंग बोल रहे हैं, एक लोग रिड्यूसिंग बोल रहे हैं, एक लोग कोई ऐसा कंफर्म। बेटा तुम लोग को ऑर्गेनिक सर पढ़ा रहे हैं ना, हम एक दिन सर से मिलने वाले हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaH NaBH4 ये सब के सब क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इतना तेज मारे घुमा के तुम लोग ऑर्गेनिक की रिएक्शन कैसे कराते होगे? मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। रटते हो क्या कोई रिएक्शंस बैठ करके? कहा तुम्हें? हमको तो लगा ऑर्गेनिक में 1000 बार ये यूज हुआ है। इन द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एल्कोहल मिलता है, इन द रिडक्शन ऑफ एसिड एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड मिलता है, फिर एल्कोहल मिलता है। कहां से तुम लोग बता रहे हो? ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हम कह रहे तुम्हें कुछ भी ना आता तब भी तुम बता सकते हो कि ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। या तुम लोग नीट वीट का पेपर दोगे कि एकदम बेइज्जती करा के चले आओगे? एकदम घटिया क्वेश्चन पूछेगा और सब बच्चे कहेंगे अरे वाह अरे बहुत इजी पेपर आ गए। तुम लोग कहोगे हाँ बहुत इजी आया, लेकिन क्या करके? कौन तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया? हम तो अभी अपने मुंह से कुछ बोले भी नहीं, और एक वो बेचारी बोली रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी वो सोची कि जब सब ऑक्सीडाइजिंग बोल रहे हैं तो हम रिड्यूसिंग बोल देते हैं। रीजन के साथ बोली थी तुम? चलो बताओ, कारण बताओ। कारण है सामने, अगर रिडॉक्स खड़ा तो बैठ जाओ। वेरी गुड। वैसे भी आपको मैंने सिखाया था, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जरा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन का निकला तो खुद का ऑक्सीडेशन, तो एजेंट कौन सा हुआ? और माइनस वाला दे रहा है ना ये। वैसे भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये खुद हाइड्रोजन निकाल रहा है। हाइड्रोजन निकाला तो खुद का क्या किया? बचपन से घिटी पिटी रिएक्शन कि हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एजेंट कौन सा हुआ? क्या है ना एजेंट? तुम लोग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग बताए पड़े। अरे यार डांट खाने वाला तुम लोग काम करते हो। मेरी रोज क्लास लगा दी जाए 1 घंटे के, तुम लोग का मेंटली हैरासमेंट कर दे तुम लोग का एकदम। तुम लोग पता नहीं किस भाव में खोए खोए पढ़ते रहते हो। पढ़ते बहुत हो। किसी के अंदर ऐसा नहीं दिखता कि कोई पढ़ता नहीं है, तब तो उसको मारा पीटा जाए थोड़ा नहीं पढ़ने वाले को। सब बैठे हैं, सब पढ़ रहे हैं, दिख रहा है। और क्या पढ़ रहे हैं? भगवान ही जान रहे हैं, भगवान ही समझ रहे हैं। इधर लिखो पहले, ये सब के सब क्या है? ये भगवान, ये ऑर्गेनिक में सीधे सीधे यूज होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए क्या जनरेट करते हैं? H-। ये ऊपर मार्जिन में लिख लो, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। यार तुम लोग क्या ही करते हो। अच्छा, अगर ये रिड्यूसिंग हो गया तो ये सब क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पहचान लोगे ना दूसरा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। NaBH4 का रिएक्शन जब आयोडीन के साथ होता है तो आयोडीन एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेटमेंट लिखा हो तो और फंस जाओगे। अभी सामने रिएक्शन है तब नहीं चेक कर पा रहे हो। बेटा रिडॉक्स पे जाया करो। अगर तुमसे, देखो मेरी बात सुनो, कभी तुम्हारी थ्योरी फेल नहीं होगी। अगर तुम्हें कभी गलती से किसी ने पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुम हमेशा रिडॉक्स पे जाया करो। रिडॉक्स, और डरा नहीं, क्योंकि ये नहीं कि तुरंत लाओ आंसर दे दे बिना सोचे समझे। 2 मिनट अपने आप को दो, रिडॉक्स पे जाओ, फिर आके आंसर देना। रटने से कुछ नहीं होता। इतना क्लियर है? इसी में कितने क्वेश्चन छिपे थे? क्या क्या बोला हमने? ये सब के सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। उसके अगेंस्ट में कौन होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा है कि व्हेन, देखो ऐसा लिखा हुआ है, व्हेन सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या लिखा है? सोडियम बोरोन हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड ट्रीटेड विद आयोडीन गेट रिड्यूस्ड। गेट, भैया जब ये खुद का रिडक्शन करेगा तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी आयोडीन खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन। गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म क्या? डाइबोरेन। और दूसरा क्या बन जाएगा आपका? सोडियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा? दूसरा प्रोडक्ट आसान होता है, जो बचा वही बचा दो। क्या बचा यहाँ पे? सोडियम बचा और आयोडीन, तो क्या बनेगा?
NaI। लिखो स्टेटमेंट, लिखो फटाक से। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड getting oxidized by getting oxidized by iodine, getting oxidized by iodine gives boron diborane, gives diborane। इसीलिए तुम लोग के एनसीईआरटी पल्ले नहीं पड़ती। एनसीईआरटी की भाषा सच में भैया स्टैंडर्ड है। अब वो एक एक वर्ड ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड ऐसे लिखा रहता है, आधा तो दिमाग इसी में खत्म हो जाता है कि कहा कौन ऑक्सीडाइज्ड है कौन। रिएक्शन लिखो, पता कर लो रिडॉक्स से। चलो नेक्स्ट, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है। अब इसमें हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमोनिया के साथ डाइबोरेन रिएक्शन करता है, लिखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। डाइबोरेन, डाइबोरेन खुद क्या होगा, किसी तरह एक्ट करेगा। डाइबोरेन लिखो, आगे लिखो लुईस एसिड। डाइबोरेन कैसा होता है, लुईस एसिड। रिएक्ट विथ लुईस बेस, react with Lewis base, Gibbs addition product, Gibbs addition product, Gibbs addition product। सुन लिया, कुछ नहीं है, एकदम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और वैसे भी देखो सही से बता दे, इधर सुनो, ये जो है एक्चुअली में ये होता है, ध्यान सुनिएगा, जो BH3 है वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा, स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है ये डाइमेराइज। जैसे कल आपको मैंने पढ़ा था AlCl3, याद आया, तो ये क्या हो जा रहा है, डाइमेराइज। क्या हुआ, अब यहाँ पे डाइमर सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि H जो है वो और छोटा है। जैसे कल हमने अभी क्वेश्चन पूछा था BCl3 डाइमर क्यों नहीं बनाता, तो भैया बनाने को तो बना लेगा, लेकिन क्लोरीन क्या है, बोरॉन से बड़ा है ना, एक कंपेयर किया तो लगभग देखा तो बराबर है या बड़ा है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें BH3 की, तो आपको पता है H क्या है, सबसे छोटा है ना H, सही। तो इसीलिए हमेशा क्या बना के रहता है, B2S6। अब बताओ, अगर तुम इस स्ट्रक्चर को देखो तो तुम्हें साफ साफ पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, सही। और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा, लुईस एसिड। कल मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, वो क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड। तो ये भी क्या हो गया, है तो यही बात, बस वो डाइमर के फॉर्म में लिखी है। देखो ये है वही, सही, बस इसको जोड़ करके ये लिखा है डाइमर के फॉर्म में। तो लिखो फटाक से, ये लुईस एसिड है, राइट, यही बोला हमने। अब इसके साथ मान लो गलती से आ गया अमोनिया, आ गया, कौन आ गया, तो अमोनिया खुद कैसा है, बेस। अभी बताया था लोन पेयर है ना यहाँ पे, लुईस बेस, सीधे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, B2H6 और NH3। वैसे सबसे बेस्ट तरीका होता है, ऐसे भी लिखा था BH3NH3, ये भी मिल सकता है तुम्हें, घबराना नहीं है, हो सकता है ऐसे लिख दे। दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। क्यों, अभी मैंने कहा B2H6 को आप क्या लिख सकते हो, अब तो आ गया ना इसका सपोर्ट सिस्टम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सही। चलो देखो, ये एडिशन ही तो हुआ, सीधे जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो अब पढ़ो स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। यही तो लिखा है कि वो क्या करता है, लुईस एसिड है और लुईस बेस से जुड़ करके क्या बनाता है, क्या बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि सीधे जोड़ देना है। तो एक एग्जांपल लिख ही लो, ये B2H6 प्लस अमोनिया, ताकि याद रहे। एक क्वेश्चन और आया है, क्या होगा अगर B2H6 का रिएक्शन करा दिया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड से। अच्छा क्वेश्चन है, अब बताओ, क्योंकि पहले लुईस एसिड लुईस बेस पहचानो, है सही कि गलत। क्या होगा इसका प्रोडक्ट, बताओ जल्दी।
क्या होगा प्रोडक्ट? काहे, कैसे हुआ? हमको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। अभी हम स्टेटमेंट बनाएंगे, सब कहानी खत्म हो जाएगी, और स्टेटमेंट ही हम बनाने वाले हैं, अभी सब सही लगने लगेगा सब गलत। ये बात तो ठीक है, अभी हमने बता दिया, सबने कह दिया, मान लिया मेरी बात, लेकिन हमें नहीं कंफर्म कोई बता दे पहले कि ये लुईस बेस है कि नहीं है, कैसे है, यही तो मुझे जानना है। हाँ, किस पे लोन पे? हम जानते थे सब, पूरी दुनिया यही आंसर करेगी, लेकिन यहाँ पे कहानी है क्या, कार्बन वाले लोन पेयर की। हमें अभी यही सबको पता है कि हमने बताया था एक दिन नाइट्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे तो आराम से लोन पेयर पता चल जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको ध्यान से पता होना चाहिए, एक बॉन्ड कैसा होता है, छोड़ दो अभी, ये सही से देखा है तो कोऑर्डिनेट, और लोन पेयर कहाँ होता है, कार्बन पे। तो ये क्वेश्चन आया है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण, अब सुन लो यहीं पे, इसी प्रॉपर्टी के कारण जब आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, याद आया, तो उसमें आप पढ़ते हो मेटल कार्बोनिल, याद आया, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, यही सुन लेना, यही दिमाग में फीड कर लेना, वहां हम पूछेंगे, ठीक है। आपको पता है इस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो जब क्या होता है, ये अपना लोन पेयर किसको गिफ्ट कर देता है, मेटल को। सही देखा जाए तो कार्बन कभी भी लोन पेयर वाला केस कभी नहीं बनता, कि बनता है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब क्या है, ये मेटल जो है, मेटल की डी ऑर्बिटल आपको पता है वैकेंट है, तो ऐसे केस में क्या होता है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। फिर से सुन लेना, मेटल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मेटल जो है वो कार्बन की जो एस ब्लॉक में एलिमेंट है या पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके बदले में जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको गिफ्ट करता है, किसको गिफ्ट करता है, मेटल को। तो यहाँ पे एक चांस है बैक बॉन्डिंग का, किसका चांस है, बैक बॉन्डिंग का, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। और शायद आपको याद हो, जब आप मेटल कार्बोनिल पढ़ते हो तो आपको पता होगा उस समय मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0, रटाया जाता है। क्वेश्चन याद करो, कोऑर्डिनेशन का है, थोड़ा ध्यान सुनना, क्वेश्चन आ जाए FeCO का 5, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो एक तो ये तरीका है कि आपने पढ़ रखा है ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है इसलिए, लेकिन आपको इसलिए कहा था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते हो, याद कर लो थोड़ा सा जो पढ़ा होगा बचपन में कभी भी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, होता नहीं है, उसको वहां ब्रैकेट में लिखते हैं रोमन नंबर में, जब नाम लिखते हैं तो रोमन नंबर में लिखते भी हैं। तो यहाँ पे जब आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिखता है तो हमेशा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं हम, 0। उसका कारण ये है, कारण ये नहीं है कि ये न्यूट्रल है इसलिए, कारण ये है कि जैसे इसको इलेक्ट्रॉन गिफ्ट करता है वैसे इसके खाली पी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है ये, क्योंकि 4 बॉन्ड तो कार्बन ने बनाया ही नहीं है, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बनाया ना। जैसे कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना ले तो उसकी सारी पी ऑर्बिटल्स क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं। पहले ध्यान से सुनना, और आपने पढ़ा भी है किसी भी केस में कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड ही बनाता है, सही, ये बात तो सबको पता ना ऑर्गेनिक में, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कार्बन से 3 बॉन्ड बना रहा था, तो इसकी एक पी सबशेल जो है वो खाली है कि नहीं है भाई, एक पी सबशेल खाली है, तो जैसे ये इसको गिफ्ट करता है लोन पेयर, वैसे ही क्या कर देता है अपना इस इलेक्ट्रॉन को वापस कहां भेज देता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में। ये एक तरीका एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड, राइट। और आपको एक बात, हम कितना शब्द बोल गए हैं तुम्हें खुद आइडिया नहीं है कि तुम्हें क्या क्या लिखना है। इसके अलावा अगर कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, सुन लो इधर, पहले सुन लो, अभी हम लिखा दे रहे हैं, कार्बन और मेटल की अगर डायरेक्ट बॉन्डिंग कहीं पे होती है तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। शायद आपने नाम सुन रखा हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। देखो RMgX, R क्या है, कार्बन वाला ही तो होता है, दिस Mg और X, ये देखो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड है कि नहीं। अच्छा सेम कहानी यहां भी है, देखो अगर मैं कह दूं ये आयरन है तो ये कार्बन है, आयरन और कार्बन के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्डिंग है कि नहीं। तो 3 चीजें आई,
पहला क्या आया कि अगर मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कभी भी आपको कार्बोनिल ग्रुप का कहानी दिखता है स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है किससे किसके बीच में? मेटल के डी सबशेल में और कार्बन के वैकेंट पी सबशेल में इलेक्ट्रॉनों की क्या जाती है? एक्सचेंज हो जाता है। यानी बैक बॉन्डिंग, ऐसी बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्यों हमें इतना बताया? सिर्फ इस बात को जोड़ने के लिए। तो अब तुम्हें एक बात क्लियर हो गई कि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। अच्छा, होने को यहां भी हो सकता था, लेकिन बोरॉन के पास, बेचारे के पास पहले से ही क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। वो तो लुईस एसिड है ना, तभी तो। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हम देंगे कैसे? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है और सीधे आपका एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा? BH3 और CO, BH3CO बन जाता है। ये इतनी बात पहले धर की नोट करो, आज ही नोट करो, अभी नोट करो, नोट करो फटाक से ये वाली बात। B2H6CO का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? BH3CO। और याद रखना, इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर की वैल्यू नहीं है। किसके लोन पेयर की वैल्यू है? वरना एग्जाम में ऐसे धड़ल्ले सुड़ा दिए जाओगे, देख करके मार दोगे यार तुम लोग। बहुत गलती करने के चांसेस भी हैं। और मैं तुम्हें सही बता दूं, अगर मैं खाली बैठ के एक पेपर में बना दूं ना, तुम लोग पास नहीं होगा, हम गारंटी बता दे रहे हैं, नेगेटिव में नंबर आएंगे। तो यही एनसीईआरटी, कहीं से नहीं बाहर। लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, मतलब टाइम देना पड़ेगा। हम भी तुम्हारी तरह आलसी है ना, जैसे यहाँ से जाने के बाद हम भी खो जाते हैं, कुछ और ही काम रहता है। जल्दी लिखो BH3CO और यहाँ पे नीचे नोट करके लिखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट हुआ है? कार्बन से। लिखो लिखो जल्दी लिखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट हुआ है? हाँ, अभी सुनेंगे, बस 2 मिनट हो गए, सर आ जाएंगे अभी। और सर आ ही चुके होंगे, पक्का सर आ रहे होंगे अपना चेहरा मुझे दिखाने, जल्दी करो। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? कार्बन। लिख लीजिए, आई नो। कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। और देख के तुम्हारा पहला ही नजर जाएगा ऑक्सीजन पे। दे कौन रहा है? ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ लिखो फटाक से, मेटल और कार्बोनिल में लिखो। यही मैंने पढ़ा दिया, हम पूछेंगे, आने दो, लास्ट टॉपिक यही है उसका, कोऑर्डिनेशन का। CFT के बाद यही है लास्ट टॉपिक। मेटल का रिएक्शन किससे होगा? कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या बना था? अभी मैं बता, यहाँ बैक बॉन्डिंग लिखो फटाक से। बैक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ बैक बॉन्डिंग होगी? कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ पे? डी सबशेल में, डी। और मेटल किसको देगा? कार्बन के पी सबशेल में। लिख लो बैक बॉन्डिंग, ऐसे लिखो, कार्बन टू मेटल डी सबशेल, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? मेटल के डी सबशेल में। इतना मेहनत लगती है पढ़ने में, बहुत मेहनत लगती है। अगला, मेटल किधर जाएगा? मेटल का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? कार्बन के पी सबशेल में। जल्दी लिखो, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक, कल भी एक बैक बॉन्डिंग की बात हुई थी शायद। बैक बॉन्डिंग, इतनी बात क्लियर है? और इसी बैक बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। हम पूछ लेंगे, और ये क्वेश्चन आया है, इवन ये भी आया है कि पी जो है कौन से पी में जाता है? तो पाई वाले, पाई सबशेल में। याद रखना, जो पाई बॉन्ड बनाता है, पी के पाई वाले फॉर्म में लिख लेना, पी पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगला, नेक्स्ट, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, जहां कार्बन और मेटल की क्या हो? डायरेक्ट बॉन्डिंग। लिख लो एक ये एग्जांपल और एक ये। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो तुम बचपन से रटते ही आ रहे हो। और अभी हम पूछ लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन का मेन फंक्शनल एक्टिव स्पीसीज कौन है, तो तुम बता नहीं पाओगे। पूछे चालू क्वेश्चन है, नहीं छोड़ दो, अभी इतना क्लियर है, पहले इतना लिख लो। अब बस यही लास्ट क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो इसमें एक्टिव पार्ट कौन सा है? जल्दी बताओ।